आज पार्लियामेंट में हुआ क्या। पार्लियामेंट में जब स्पीच हो रही थी तो उस वक्त शोर शराबा था, हंगामा था, कापियाँ फाड़ी जा रही थी और कापियाँ फाड़ के स्पीकर डाइस की तरफ जो है वो फेंकी जा रही थी। ये थी पार्लियामेंट के अंदर की सूरत हाल। और फिर अगर हम बजट को देखें तो बजट जो है उसको बैलेंस बजट जो है वो कहा जा रहा है कि ना तो ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा जो है वो उसमें है। तो सूरत जा किस्म रही है, रेवेन्यू टारगेट्स हैं, टैक्सेस हैं, बाद में क्या होने जा रहा है कि जो आफ्टर शॉक्स हैं वो कब कैसे होंगे। तो इन सारी डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर सिंह साहब कैसा देखते हैं इस बजट को ओवरऑल? क्या एक जो है वो पब्लिक फ्रेंडली बजट इससे हम कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपने जो बात की है वही है कि ये बजट बड़ा एक न्यूट्रल सा कह सकते हैं। ना तो ये है कि ये कोई बहुत ही टफ बजट है, ना ये है कि हम इससे कहें कि आवाम के सारे मसाइल हल हो जाए। जी जी, कुछ चीज़ें, लेकिन हर साल बजट आता है और हर साल हम इस दिन इकट्ठे होते हैं और बात करते हैं पब्लिक से। कुछ चीज़ें इसमें बड़ी ज़रूरी हैं समझना। पहली बात तो ये है कि जब भी कोई बजट आता है उसमें गवर्नमेंट ने क्या करना है, क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं और पूरा साल हम किस तरीके से गुजारेंगे फाइनेंशियली, इसके ऊपर सारी बात होती है। लेकिन हमें एक थोड़ी सी आदत हो गई है कि हम बहुत ज़्यादा बातें ज़्यादा करते हैं और जो एक्चुअली काम होता है उसको हाईलाइट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आप आज का ही बजट ले लें, आप शुरू से बजट स्पीच को पढ़ना शुरू करें या और बजट के डॉक्यूमेंट्स पढ़ना शुरू करें तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे एग्रीकल्चर में कोई बहुत हम एक गेम चेंज करने वाले हैं। इसी तरीके से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आईटी के अंदर को बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। ठीक है। लेकिन जब आप आगे जाके बजट को एनालाइज करेंगे तो पता चलता है कि हमने एक्चुअली एग्रीकल्चर के लिए, फॉर एग्जांपल आपने सीड की बात की कि जी ये क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड के ऊपर हम बात करेंगे। सवाल ये प्रैक्टिकली उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? जो है वो पहली बात तो ये है कि बजट के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट बजट आप रखते हैं वो ज़्यादातर पुरानी स्कीम्स के लिए होता है और उसमें जो नई बातें आप कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली कैसे होंगी, इसको हम कैसे समझें। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि HEC हायर एजुकेशन कमीशन के लिए डेवलपमेंट बजट में 39.5 अरब रुपया रखा गया। उसमें से 38.5 अरब रुपया तो पुरानी स्कीम्स के लिए। तो इसका मतलब आप नए इनिशिएटिव्स जो लेने की बात कर रहे हैं उसके लिए तो आपके पास 1 बिलियन भी नहीं है। ठीक है। फिर आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं कि हम रिसर्च के जरिए हम जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड लेके आएंगे, एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन है। प्रैक्टिकली आपने डेवलपमेंट बजट में उसके लिए 4 अरब रुपया रखा है। अब 1000 अरब में से जिस चीज को आप सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं उसके लिए आपने बड़ा मिनिमम सा एक्सपेंडिचर रखा है। अब एक ये बात, तो फिर ये अल्फाज ही हुए, नस्ल के अल्फाज के ऊपर कर देने चाहिए। साहब मैं तो थोड़ा सा आपको भी शामिल करना चाह रहा हूँ कि आप खुद चीज़ों को देखते हैं, आप प्रेसिडेंट रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी। तो जो ताजिरों के मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं टैक्स नेट के, लोग टैक्स नहीं देते, रिटर्न फाइल नहीं करते, टैक्स नेट में नहीं आते। तो अगर हम इस बजट को देखें तो आपको क्या लगता है कि कुछ टैक्स नेट में इजाफा हो जाएगा, कुछ लोग जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, फिर ट्रस्ट डेफिसिट की बात हो रही है कि लोग एतमाद नहीं करते? क्योंकि देखें जो सबसे बड़ा अलमिया इस मुल्क का वो FBR है। ये एक ऐसा इदारा है जो कि आप समझ रहे कि डिक्टेटरशिप की अंदाज से काम करता है और ये चीज़ हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स ला नहीं सकते, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ नहीं रहे। बेहतर है कि इसको डिसमेंटल करके एक नई इंस्टीट्यूशन बनाए, नए इंडिविजुअल के साथ, नई सोच के साथ, नई पॉलिसी के साथ। क्योंकि जो ये ब्लैकमेलिंग वाली टैक्टिक है इसके साथ टैक्स नेट में इजाफा हो नहीं सकता। आप बार बार लोगों को कहते हैं कि इस बिकॉज आई सेड सो, तो ये वाला एटीट्यूड ना कि मैंने कह दिया तो हो गया, ये कानून बन चुका है, आप उसको प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जाने से पहले आपके अकाउंट अटैच कर दिए जाते हैं। टैक्स रिफंड्स बिलियंस के हिसाब से इदारों के पड़े हुए हैं, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं। आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी सुपर टैक्स लगाया हुआ है, इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर भी सुपर टैक्स लगाया हुआ है। 70 टाइप्स ऑफ टैक्सेशन है, नहायत ही कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम है। जब तक ये हम ठीक नहीं करते ट्रस्ट डेफिसिट क्लोज नहीं हो सकता। मैं समझ रहा हूँ कि जो इस साल ये आपका डेफिसिट था ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन के करीब, इसको मजीद आप इजाफा करके 14 ट्रिलियन का टारगेट रख रहे हैं, ये कहाँ से पूरा होगा? क्या ये सारा टैक्स मैंने अदा करना है या मेरे दोस्तों ने अदा करना है? क्योंकि पूरे पाकिस्तान का ठेका क्या एक बिजनेस कम्युनिटी ने लिया हुआ है। आप ये देखें कि अभी हमारे साथ हो क्या रहा है कि जो बिलियनियर्स हैं उनको हम मिलियनियर्स बना रहे हैं, बजाय इसके कि मिलियनियर्स को बिलियनियर्स बनाएं। जो आपकी वेल्थ है उसमें कमी हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही, कंट्रैक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। ये पहली बार हमने देखा है कि लार्ज मैन्युफैक्चरर्स में डिक्लाइन आया।
अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे, वैल्यूएशन नहीं ला पा रहे, फैक्ट्रीज एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, बल्कि अभी सर्वाइवल के लिए लोग अपने एसेट्स बेच रहे हैं ताकि उनकी फैक्ट्रीज बच सकें। ये हालात है और मैं समझ रहा हूँ कि जो FBR है, उसका जो टैक्स का निज़ाम है, कम्प्लीटली फ्लॉड है। इसको ठीक करने की सख्त ज़रूरत है ताकि जो कॉन्फिडेंस है बिजनेस कम्युनिटी का, एक बिजनेसमैन का, वो बहाल हो। और जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन है वहीं से आपकी इंक्रीज़ होगी। चाहे आप फिक्स टैक्स की बुनियाद पे करें, चाहे आप एक मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करें, स्टार्ट तो करें, आगाज़ तो करें, क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड वेल्थ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। आज अगर हम कह रहे हैं कि 410 बिलियन का हमारा GDP है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अनडॉक्यूमेंट भी डाल के 800-900 बिलियन के करीब होगा, लेकिन वो कब डॉक्यूमेंटेड हुआ? सिमिलरली आप देखेंगे जो टैक्स GDP रेशियो आपका 9-10% से हम ग्रो ही नहीं कर पा रहे, 18-19-20 तक कब पहुँचेंगे? इस साल भी फिस्कल डेफिसिट आपको 2.6% था, ये अगले साल भी होगा। तो ये चलता रहेगा, इट्स अ रिपल इफेक्ट और ये ग्रो करता रहेगा। इसको क्लोज करने का एक ही तरीका है कि टैक्स नेट में लोगों को ले आए, ताकि वो जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है, वो आम टैक्स पेयर जिसके हम बार बार कहते हैं, सैलरी क्लास की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर नहीं आएगा, जो बिजनेसमैन है उनके ऊपर नहीं आएगा, बैलेंस आउट होगा। रिफॉर्म की ज़रूरत है, रिफॉर्म की ज़रूरत है। शकील अहमद साहब, रिफॉर्म की ज़रूरत है। सर सिद्धार्थ साहब कह रहे हैं कि जब तक रिफॉर्म नहीं होंगी और एक्चुअल रिफॉर्म नहीं होंगी, जब कि पता चले कि रिफॉर्म्स हो रही हैं, उस वक्त तक ये मसाइल जो है वो नहीं हल होंगे। टैक्स नेट की बात हो रही है बार बार और रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो रही है, तो आप समझते हैं कि जो बजट आया है इससे इकानमी में बेहतरी आएगी, मैशत में बेहतरी आएगी, और जो कहा जाता है कि अवाम को रिलीफ दिया गया है, कोई है सर रिलीफ अवाम के लिए भी? देखें, मुस्तक़बिल बातें तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है, मगर जो कि फंडामेंटल चीज़ें भी बात कर रहे हैं, रिफॉर्म्स, जो भी हमारे क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि DNA चेंज कर दिया हमने। लेकिन DNA कहीं चेंज नहीं हुआ। एक तो बात फर्स्ट आप जान लें, जब हम टैक्स की बात करते हैं तो कई सदियों पहले एक मुसलमान सोशल साइंटिस्ट थे इब्न खल्दून, तो उन्होंने एक बात कही थी, टैक्स का रेट कम करें और दायरा बढ़ाएं, यानी कि आप तो सब पे इक्वल करें। आप जहाँ तो आपका इंडस्ट्री पे करती है, जहाँ सैलरी क्लास पे करती है, तो दरमियान में ट्रेडर है जो स्मॉल, जो कि आपके कॉटेज इंडस्ट्री वाले हैं, छोटी वाले जो हैं दूसरे, वो आपको कहीं नज़र नहीं आ पा रहे हैं। वो एक आपका बहुत बड़ा हिस्सा है कि जिस पे टैक्स को आपको नज़र नहीं आता कि उन पे टैक्स चल रहा है। और जो ट्रेडर्स हैं, जो दुकानदार हो गए, ये वो लोग, इन पे भी टैक्स लाने की ज़रूरत है और ये भी काबू में नहीं आ रहे। जो मगर फंडामेंटल चीज़ है कि जो आपने ठीक करना, अगर सिस्टम को DNA चेंज करना है, तो हमें जो कि अपनी इकानमी का है कि बेसिक जगह बैलेंस ठीक करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ टैक्स की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों की तरफ ध्यान देना है। देखिए, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसकी आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जब ये कोविड-19 आया, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी है, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने $2 ट्रिलियन को प्रिंट किया, क्योंकि वहाँ सारे का सारा प्राइवेट सेक्टर है। चाइना ने ₹1 भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर अभी भी चाइना में भी जो इनकी स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं, वो 30% से ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूट करती हैं। उनका रेवेन्यू 30% से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज से आता है। तो हमारे यहाँ क्या है, हमने तमाम स्टेट ओन इंटरप्राइजेज को एक अच्छे तरीके से तबाह किया हुआ है और इसके गवर्नेंस को हमने तबाह किया हुआ है, और इसको अब हम कहते हैं बेच दो, दोने पौने जैसे भी, अब इसको बेच दो, फारग हो करो। देखिए, अगर आपने ये भी यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू की जो एवेन्यूज़ हैं इनको ख़त्म कर दिया, तो आप फिर कहाँ से स्टेट पैसे पूरे करेगी? फिर मज़ीद टैक्स बढ़ाएगी और टैक्स पे टैक्स लगाएगी। वो भी तो शायद कुछ प्राइवेट सेक्टर खुश हो जाए, जी हमें होने पौने चीज़ों मिल रही हैं, मगर बाद में इसी प्राइवेट सेक्टर ने इसमें बर्डन को मज़ीद शेयर करना है। तो बेसिकली जो चीज़ हमें करने की वो दो हैं, एक तो बैलेंस है जो हमारी इकोनॉमी का, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरा है गवर्नेंस। गवर्नेंस में जब तक आप बेहतरी नहीं, अभी देखना है, आप गवर्नमेंट कहती है हमने 11% टैक्स इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने SIFC बना दिया, हमने वो बना दिया, हम फिर भी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारा जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, जब बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो गवर्नेंस है, करप्शन, रेंट सीकिंग, ये इंतहाई बैड सिचुएशन में है, जिस वजह चीज़ें नहीं हो पा रही। बाकी अगर के देखिए, आपने एलोकेशंस की बात करनी है, एलोकेशन पे तो तब बात होती है कि जब आपके पास पैसा, मतलब देखना अभी तो उन्होंने बात की है कि 6.5 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल है। अब आप मुझे बताएं कि वो 6.5 ट्रिलियन के शॉर्टफॉल के होते हुए हम इस बजट पे क्या करें। टोटल जो कि 17 ट्रिलियन है, उसमें 6.5 ट्रिलियन का जो शॉर्टफॉल है, उसके होते हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्योंकि अब यहाँ तो ये कर्ज लेंगे मजीद, या फिर कर्ज की जो कहते हैं कि 65% हमने करना है, उस पर कम्प्रोमाइज़ होगा, या फिर ये कट लगेंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ चीज़ों में। जैसा भी एलोकेशंस की बात हो रही है, एलोकेशन हुई है ना, जब ये रियलाइजेशन होगी तब पता चलेगा कि हुआ क्या है। तो इस सिचुएशन में मुझे अभी जो कि चीज़ हमें नज़र आ रही है
हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। मगर अगर गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस को ठीक करती है या अपनी क्या कहते हैं बैलेंस को ठीक करती है तो इन्वेस्टमेंट आ सकती है। देखिए इकोनॉमी Governance का बेहतर हो growth सकती है। वो सेक्टर से आता है, दो चीज़ों से आता है। आपका प्रोडक्शन सेक्टर जो है ना वो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट देता है। प्रोडक्शन सेक्टर में क्या है, एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री है। अब इस जी। साल देखिए हमने एग्रीकल्चर को किस तरह तबाह किया है, हमने उसको कैसे जलील किया फार्मर्स को, और वो बिलियंस ऑफ रुपीस का लॉस करके बेकार, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का। आप याद रखेंगे अभी जो वर्ल्ड बैंक ने जो पॉवर्टी की रिपोर्ट दी है ना कि 45%, ये 2019 के डेटा तक की है। अगर 2025 के डेटा तक की रिपोर्ट आए तो शायद ये पॉवर्टी लेवल हमें और बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरा जो ठीक। इंडिकेटर था वो था लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अभी मेरे भाई भी ये फरमा रहे थे कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी कंट्रैक्ट हुई है, उसमें ये क्या नेगेटिव ग्रोथ आई है -1.7। मगर गवर्नमेंट ने जो गेम की है थोड़ी सी वो समझने वाली है। एग्रीकल्चर में जब आपकी मेजर क्रॉप्स में 13.26% जब नेगेटिव हो गया, जी। उन्होंने लाइफ स्टॉक को इंतहाई बढ़ा दिया। वो देखिए इसको काउंट करना मुश्किल है, क्योंकि आप कौन किसके घर जाएगा, जब गिनेगा कि उसे कितने उसके पास जानवर हैं, कितनी उसकी दूध की प्रोडक्शन है, कितने, क्योंकि ये देखो ये तो आप कैलकुलेशन नहीं ना कर सकते, है। उसमें आप आगे पीछे कर लेते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हमें अपनी गवर्नेंस पे एक नंबर ध्यान देना है, और दूसरा जो है कि हमें अपना प्रोडक्शन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है।